Hello students. So today we'll discuss about the topic motion. Okay? So ये जो आपका टॉपिक है मोशन, ये आपके फिजिक्स पार्ट से है और मोशन टॉपिक आपके फिजिक्स के दो और लेसन्स के साथ जाने वाली है. इसके द कंसेप्ट ऑफ मोशन वो होगा आपका फोर्स एंड ग्रेविटेशन. आपके जो अपकमिंग्स और चैप्टर्स, दो चैप्टर्स है फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशन, उनके साथ भी ये मोशन का कंसेप्ट जाएगा. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपको ये मोशन चैप्टर काफी ध्यान से समझना पड़ेगा. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोशन. मोशन बोले तो आपको व्हाट कम्स इन योर माइंड, आप क्या इमेजिन करते हो मोशन. जब हम टर्म मोशन बोलते हैं सो आपको आपका इमेजिनेशन में आता है कि कुछ मूवमेंट हो रही है, इजंट इट. जब हम मोशन कहते हैं तो आपका इमेजिनेशन ये होता है कि कुछ मूव हो रही है, कोई हलचल. जैसे राइट नाउ अगर मैं ऐसे ऐसे घूमूं तो आप बोलोगे क्या कि मैम तो मोशन में है, इजंट इट. तो बेसिकली यस, मोशन जो होता है वो क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव. बट इन अ ब्रॉडर सेंस इन फिजिक्स इसका कंसेप्ट हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी. ओके, चलिए चलते हैं एक फील्ड में जहां पे आपका एक दोस्त खड़ा है. वन ऑफ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग एंड ही इज वॉचिंग एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई. ओके, सो आपका जो एक दोस्त है वो फील्ड पे खड़ा है और वो देख रहा है क्या, एक एरोप्लेन जो जा रही है स्काई से. ओके, फ्लाइंग इन द स्काई. अभी आप जो फील्ड में बैठे हुए हैं दूर से, ओके, आप फील्ड में थोड़े दूर पे बैठे हुए हैं और वहां मैं पहुंच के आपसे पूछती हूँ, तो आपका दोस्त जो खड़ा है और वो जो प्लेन वो देख रहा है, कैन यू टेल मी हु इज इन मोशन, विच वन इज इन मोशन. क्या आपका दोस्त मोशन में है या फिर वो एरोप्लेन. तो आप मुझे चुटकी में क्या आंसर दोगे, मैम क्योंकि मेरा दोस्त एक ही जगह पे खड़ा है, ही इज नॉट मूविंग. सो यस, ऑब्वियसली मेरा दोस्त जो है वो मोशन पे नहीं है, बट एज द एरोप्लेन इट इज मूविंग, इजंट इट. वो तो एक जगह पे रुका हुआ नहीं, इट्स नॉट स्टेइंग और होल्डिंग एट अ प्लेस, इट्स कीप ऑन मूविंग. सो ये जो एरोप्लेन है ये क्या है, इट्स इन मोशन. और जो आपका दोस्त जो खड़ा है अगर वो मोशन पे नहीं है तो वो किस पे है, वन मोर टर्म इज देयर टू मोशन. व्हाट इज दैट, दैट इज रेस्ट. सो मोशन के साथ आपका जो लिंक है, जो आपका दूसरा टर्म है वो क्या है, ऑपोजिट ऑफ मोशन इज व्हाट, यू कैन से रेस्ट. रेस्ट मतलब इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन और मोशन मतलब क्या, इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, इजंट इट. नाउ इमेजिन यू एट स्पेस. ओके, आप स्पेस में हो, अर्थ से बाहर हो और आपको आपका दोस्त भी दिखाई दे रहा है. आप कुछ पावरफुल टेलीस्कोप कुछ यूज कर रहे हो जिससे आपको आपका दोस्त भी दिखाई दे रहा है और वो एरोप्लेन भी दिखाई दे रही है. अब क्या आप स्पेस से ऑब्जर्व करने पर भी यही बोलोगे कि माई फ्रेंड इज एट रेस्ट, नो, इजंट इट. व्हाई, क्योंकि आप देखोगे जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, इट्स इन कंस्टेंट मोशन, इजंट इट. और क्योंकि हमारा आपका जो दोस्त है वो अर्थ पे ही खड़ा है तो वो भी क्या कर रहा है, अर्थ के साथ वो भी तो घूम ही रहा है. फ्रॉम स्पेस इफ यू ऑब्जर्व तो आपको दिखाई देगा कि नहीं भाई, नॉट ओनली द एरोप्लेन, इवन योर फ्रेंड इज ऑल्सो एट मोशन. और इस बात से आप एक बात और जान लो कि हमारे अर्थ पे कोई भी चीज रेस्ट पे तो है नहीं प्रैक्टिकली, इजंट इट. क्योंकि अर्थ के साथ हर कुछ ही क्या हो रहा है, घूम रही है, इट्स इन मोशन. सो क्या होगा, आप जब अर्थ के अंदर थे, जब फील्ड में आप बैठे हुए थे, मैंने आपसे पूछा, आपने बोला आपके दोस्त खड़े, ही इज एट रेस्ट. बट स्पेस से जब आपको पूछा तो आपका आंसर अलग हो गया, यू आर सेइंग दैट योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन मोशन. सो इसी से हमारा मोशन का जो है डेफिनेशन बनता है. क्या बनता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion when it changes its position, when it changes its position with respect to time and surrounding. सराउंडिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप अर्थ पे थे तो आपके आजू बाजू जो फील्ड है दे ऑल वेर स्टेइंग एट अ सेम प्लेस, जिसके लिए आपको ये लगा कि आपका दोस्त जो है वो भी क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि सराउंडिंग के साथ उसने भी अपना पोजीशन चेंज नहीं किया. बट उसी दोस्त को जब आप स्पेस से देख रहे थे तब आपका सराउंडिंग क्या था, घूम रही थी. द अर्थ वॉज मूविंग एंड सिंस द अर्थ इज मूविंग सो योर फ्रेंड इज ऑल्सो मूविंग. सो इसीलिए मोशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम किस चीज से उसका कंपेयर करते हैं, हम करते हैं उसको टाइम से और हम करते हैं सराउंडिंग से.
with the passing of time, if an object changes its place or position, then that object is said to be at motion. Similarly, if an object doesn't change its position or place with respect to its time and surrounding, then we will say that particular object is at rest. और ये जो टर्म मैं बोल रही हूँ विथ रेस्पेक्ट टू, दैट मीन्स आप कंपेयर कर रहे हो। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? यू आर कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। और वो कंपेयर करके जब आपको दिखाई देगा कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, देन यू विल से दैट यस द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तब उसे क्या कहा जाएगा? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, अब when I'm speaking to you, okay, I'm saying something to you, तो आप देखो, आप कंपेयर करो मुझे और इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, तो आप देखोगे कि जो मैं हूँ वो आपसे बात करते करते मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है? आई एम मूविंग, देयर आर सम मूवमेंट इन मी, मेरे माई हैंड्स और माई बॉडी इज मूविंग, सो आई एम नॉट इन कंस्टेंट रेस्ट। मेरा क्या हो रहा है? आई एम इन समटाइम आई एम इन मोशन, आई एम इन मोशन। बट दिस व्हाइट बोर्ड, इसका क्या है? जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक क्या इसने अपना पोजीशन चेंज किया? नो। सो एट दिस मोमेंट यू कैन से द व्हाइट बोर्ड इज एट व्हाट? इट्स एट रेस्ट। ओके, नाउ one more term, the study of rest and motion. The study of rest and motion in physics is known as what? It's a part of mechanics. Okay, it's the part of mechanics. Physics का एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में ये टॉपिक आता है। मैकेनिक्स का एक पार्ट है क्या? मैकेनिक्स का एक पार्ट है ये मोशन, क्योंकि मोशन और रेस्ट दोनों कोरिलेटेड है। So this motion and the rest comes in the term mechanics. Okay, ये कुछ extra information मैंने आपको दे दिया है। Fine. Okay. Now let us discuss about the types of motion. So basically, depending on their positions, they are, or depending on the path where they are traveling, there are basically 4 types of motion: translatory motion, rotatory motion, vibratory or oscillatory motion, and complex motion. Now let us discuss first of all about translatory motion. So when a body as a whole moves in a straight line, or you say in a curved path, then that type of motion is known as translatory motion. For example, you are walking in a straight line. You are walking on a straight road. You are cycling, you are walking, whatever, but you are moving as a whole. You are moving as a whole on a straight road. Or when you visit any type of hill station and you see your vehicle is taking curved turn. You have seen there are lots of curved paths in the hilly areas, isn't it? So if the body is traveling along a curved path, then that type of motion is said to be translatory motion. Okay, means your body as a whole is traveling on a straight line, on a straight path, or it is traveling on a curved path. Now this translatory motion, depending upon its path, whether it's straight line or it's a curved line, it's of 2 types. If the body is traveling on a straight line, then that translatory motion has been given the name as linear motion or rectilinear motion. If the body is traveling on a straight line, then that motion is termed as linear or rectilinear. Whereas if the body is traveling on a curved path, then that type of motion is termed as curvilinear. ठीक है बच्चों, काफी सिंपल है। अगर बॉडी एज ए होल एक स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट पाथ या फिर एक कर्व पाथ पे मूव करती है पूरा का पूरा बॉडी, देन उस बॉडी का जो मोशन होगा उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। एंड डिपेंडिंग कि वो स्ट्रेट जा रहा है या वो कर्व जा रहा है, उनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट जा रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या? लीनियर और रेक्टिलिनियर। सिमिलरली अगर वो कर्व जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्विलिनियर। ओके, अब जाते हैं दूसरे में, रोटेटरी। रोटेट आप समझ ही रहे हो। सो रोटेटरी जाने से पहले अब तो कोई लट्टू मत खेलते हो ना। अभी तो आपका लीची का सीजन चल रहा है, तो बच्चे लोग काफी जो होते हैं वो क्या करते हैं? लीची के सीड से भी लट्टू बना के घुमाते हैं। सो वो जो मोशन है, जस्ट इमेजिन दैट मोशन ऑफ द लट्टू, और यू हैव टू स्पिन इट
स्पिनरेट भी आप लोगों ने खूब चलाया, स्पिनरेट का हो या फिर उस लीची के सीड का हो या फिर जो लट्टू है उसका आप एक बार याद कीजिए, उसका जो मूवमेंट है, उसका जो मोशन है, वही मोशन होता है रोटेटरी मोशन। अगर हम इसको डेफिनेशंस में देखें तो क्या बोलेंगे, बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस। स्पिनरेट को देखो, उस लट्टू को देखो, वो एक फिक्स पॉइंट पे घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो जब एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट पे घूमती है या रोटेट करती है, फिक्स एक्सिस होगा उसका या फिर एक फिक्स पॉइंट होगा, देन उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, we termed it as rotatory motion. Okay, next one is vibratory or oscillatory motion. Now vibratory, vibration. Okay, so generally देखो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी में मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ, डेली लाइफ के एग्जांपल्स ले सकते हैं। पेंडुलम जो आपके घड़ी पे होता है, टंग टंग जो बजती रहती है, या फिर पेंडुलम सबके पास आजकल किसी के सबके पास होती नहीं है, तो आप स्विंग तो किए होंगे, झूला तो झूले होंगे, तो उसे आप इमेजिन करो, वही जो उसका टू एंड फ्रो मूवमेंट है उसी को क्या कहते हैं हम, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। सो इसमें क्या होता है, एक बॉडी एक फिक्स पोजीशन पे पहले रहती है रेस्ट पे, तो उस फिक्स पोजीशन को कहते हैं हम मीन पोजीशन। जो फिक्स जो पोजीशन उसका रेस्टिंग पोजीशन है उसे क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन। सो जब एक बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करती है, ओके, फ्रॉम इस मीन पोजीशन इट इज मूविंग टू एंड फ्रो, ये आपका पेंडुलम का हो गया, और बैक एंड फोर्थ ये झूला का हो गया, मीन पोजीशन है to and fro. So again, so this type of motion is known as what, vibratory or oscillatory motion. आप और एक चीज भी कर सकते हो, आप शायद करते भी होंगे, आपका जो फॉर्क है, ओके, घर पे जो फॉर्क है, आप कभी फॉर्क को थोड़ा सा बेंड करके ऐसा छोड़ दो, फिर देखना एक वाइब्रेशन होती है, वो भी आपने देखा है फॉर्क में, आप मेन पोजीशन में उसको छेड़ दो, for some time it keeps on vibrating. So that motion, that vibrating motion is known as vibratory or oscillatory motion. That means from the main position it is moving to and fro, okay, or back and forth. Fine. Next one is complex motion. भाई नाम में जब complex है तो obviously complex होना पड़ेगा। मैथमेटिक्स सिंपली कब होती है, एक सिंपल एक अलजेब्रा दे दो, a प्लस बी होल स्क्वायर बोल दो, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ अगर आप और कुछ उसमें ऐड कर दो तब क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको लगे कि यार तो कॉम्प्लेक्स हो गया, हमें तो सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था, इसके डिराइवेटिव्स और क्या क्या साथ में ऐड होके आ गए इसमें। तो यह कॉम्प्लेक्स मोशन में भी क्या होता है, यही होता है। इन कॉम्प्लेक्स मोशन व्हाट डू वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोशन। मीन्स अ कॉम्प्लेक्स मोशन इज वन वेयर डिस्टिंक्टली आप बोल नहीं सकते दैट इट इज ट्रांसलेटरी, इट्स रोटेटरी और इट्स ऑसिलेटरी, इट विल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री मोशंस। फॉर एग्जाम्पल, let we'll give you an example. एक inclined plane है, inclined मतलब थोड़ा सा straight नहीं, incline किया हुआ, ओके। अब इस inclined plane से आपने एक ball छोड़ दिया, taken a ball and leave from the inclined plane, okay, like you have this seesaw is there ना, so उसको थोड़ा incline कर देते हैं, ball roll कर दो। So you see when the ball is rolling, first of all ये देखो एक straight line पे वो as a whole the body move कर रही है। So when a body moves in a straight line as a whole, then that motion is known as what? Translatory motion. चलो ये translatory motion हो गया। Now imagine the movement of the ball. वो एक fix axis पे move कर रही है, जो ball का center है, एक fix axis से वो ball move कर रही है, उसका axis तो fix है, तो उसमें क्या आ गया, translatory भी आ गया, साथ में उसमें आ गया rotatory, isn't it? So क्या होता है, एक motion में जब मिक्सचर आ गया दो मोशंस का, ट्रांसलेटरी भी आ गया और आपका क्या रोटेटरी भी आ गया, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज व्हाट, complex motion, okay. Apart from these four motions, depending on the when you are comparing the distance and time, then we have two more motions जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वो दो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रिमेंबर ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो जरा समझना, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक बॉडी मूव कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. दैट मीन्स व्हाट, आपको समझाती हूँ, पकड़ लीजिए आप. यू आर राइडिंग अ बाइक. नो, यू आर अंडर एज टू राइड अ बाइक. Let your father, your elder brother, elder sister, someone is riding a bike. और स्पीड है उस बाइक का 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में वो जा रहा है. ठीक है, वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. अब आपको जाना है आपके मामा जी के घर. तो आपके घर से आपका मामा जी का घर 3 आवर्स लगता है. ओके, द टाइम टेकन फ्रॉम योर होम टू योर मैटरनल अंकल होम, let's say 3 hours, and you are along with your father, elder brother, elder sister is riding on a like a bike or a motorcycle. Okay, and the speed is 40 किलोमीटर पर आवर. अब आप बताओ, उसी स्पीड से अगर आप जा रहे हो, आपको ओके 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप मुझे बताओ, आप 3 घंटे में पहुंचे. लेट्स से आप वहां से 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गए थे, तो आप 3 घंटे में अपने मामा के घर पहुंचे. ठीक है, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको पता है? आप 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहे हो और आप 3 घंटे में वहां पहुंचे उसी स्पीड से. दैट मीन्स आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. अगर आपका स्पीड बिल्कुल भी चेंज ना हुआ, उसी स्पीड में आप जा रहे थे पर आवर 40 किलोमीटर, 3 आवर्स थे, 40 40 40 कितना हुआ 120 किलोमीटर. That means with equal interval of time, with each 1 hour, you are traveling how much distance? 40 kilometer, isn't it? So अगर आप उसी स्पीड से जाते हो तो आप 3 hours में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 120 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. टाइम इंटरवल भी सेम था, 1 hour 1 hour 1 hour. ओके, और हर एक आवर में आप कितना जा रहे थे? 40. तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्म कुछ है ही नहीं. मतलब क्या है, टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा. आप 3 आवर्स आप 1 hour 1 hour 1 hour डिवाइड कर लो, टाइम कभी चेंज नहीं होता है. उसके जो कांटे हैं, सेकेंड्स है, मिनट्स है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, वो अनइक्वल नहीं हो सकते. अनइक्वल क्या हो सकता है? आपका डिस्टेंस. रास्ता साफ नहीं था, कहीं ट्रैफिक जाम था, कहीं बड़े बड़े गड्ढे थे, आपका स्पीड कम हो गया, तो कहीं देखा रास्ता साफ है तो और दबा दिया. तो तब क्या होता है? टाइम इंटरवल तो इक्वल है. पहला 1 hour आपने 40 किलोमीटर किया, नेक्स्ट 1 hour आप पहुंच गए हाईवे पे, ट्रैफिक जाम था तो आपका 20 में आ गया. नेक्स्ट 1 hour आपने देखा कि पूरा रास्ता क्लीन है तो आप 40 से 60 दबा दिए. तब क्या होता है? आपका जो वो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं रहता है. सो व्हेन यू ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट मोशन इज नोन एज व्हाट? दैट मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो यू आर कंपेयरिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, uniform and non-uniform. If you are traveling equal distance in equal interval of time, it is uniform. If you are traveling unequal distance in equal interval of time, then it is known as what? Non-uniform motion. Okay. Well, students, now let us discuss about distance and displacement. So, अब तक हमने क्या सीखा? What do you mean by motion? What are the different types of motion? Now, there are many terms related to motion. Like speed, velocity, acceleration. And to know about these terms, at first you have to know about distance and displacement. So distance जो है, ये term तो आपने पहले भी सुनी होगी. Like what is the distance between your school and your home? But displacement, I think it might be a new term for you. So distance क्या होता है? Distance is the actual path covered by a moving body. और इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. होम एंड स्कूल का ही लेते हैं, क्योंकि फिलहाल तो आप घर पे बैठे हुए हो, स्कूल तो बंद है. तो चलो स्कूल को फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं. सो लेट दिस पॉइंट बी योर होम ए एंड दिस पॉइंट बी योर स्कूल बी. होम स्कूल. ओके. अब आपका जो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है, लेंथ है, आपके घर से आपका स्कूल मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ है, लेट इट बी 4 किलोमीटर.
ओके, सो आपका घर से जो स्कूल का लेंथ है लेट इट बी 4 किलोमीटर। एट द मॉर्निंग टाइम आप कहीं नहीं रुके, आप घर से डायरेक्ट स्कूल गए, यू वेंट फ्रॉम होम टू स्कूल। फिर स्कूल ने बोला कि बच्चों आज स्कूल बंद है, फॉर सम रीजन आज स्कूल नहीं होने वाला, आप वापस घर जाइए। तो आप खुशी खुशी वापस दौड़ दौड़ के घर आ गए कि आज तो छुट्टी है हमारी भाई। सो नाउ इफ समवन आस्क्स यू दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, सो आपका टोटल आपने कितना लेंथ कवर किया, कितना पाथ, जाने का 4, आने का 4, सो आना जाना दोनों मिला के आपका टोटल कितना होता है 8, इजंट इट? टोटल आपका हो गया 8 किलोमीटर। सो ये है आपका डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों ये पॉइंट याद रखना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिक्स में, आप ये भी याद रखो, फिजिक्स में जो आपका स्टार्टिंग होती है ना, अभी आप मोशन चैप्टर 4 में भी और ग्रेविटेशन में भी ये मिलेगा आपको। जब भी हम किसी की स्टार्टिंग स्पीड या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं तो स्टार्टिंग को एक नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं इनिशियल। स्टार्टिंग को हम कहते हैं इनिशियल, और जो एंड होती है, एंड को ये टर्म कहा जाता है फाइनल। ये आपको याद रखना है, स्टार्टिंग इनिशियल हो गया और एंड हो गया आपका फाइनल। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होती है, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट and the end point of an object, of a moving object। ठीक है, of a moving object। अब यहाँ पे देखो, जब वो बच्चा घर से स्कूल तक गया था, जब वो बच्चा घर से स्कूल तक गया था, उसका टोटल डिस्टेंस कितना था? फ्रॉम होम टू स्कूल ओनली, ओके, फ्रॉम होम टू स्कूल उसका टोटल डिस्टेंस था 4 किलोमीटर। और उसी टाइम अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट भी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट सो उसका घर से स्कूल तक उसका टोटल डिस्टेंस क्या था? घर से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट घर उसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, स्कूल उसका हो गया एंड पॉइंट। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग टू एंड। अब जब ये लाइन स्ट्रेट है, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के जो 2 एंड्स होते हैं वही तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इजंट इट? तो यही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, क्योंकि वो स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? 4 किलोमीटर। सो देखना, होम टू स्कूल जो हो गया, होम टू स्कूल में उसका डिस्टेंस था कितना? उसका डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? उसका डिस्प्लेसमेंट भी था 4 किलोमीटर। ओके, ये हो गया आपका होम टू स्कूल। अब हम आते हैं उसका रिटर्न जर्नी। जब वो घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब वो घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तब देखो, हमने क्या बताया? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। घर से स्कूल तक गया 4 किलोमीटर, स्कूल से वापस घर आया अनदर 4 किलोमीटर। सो हियर द डिस्टेंस बिकम 4 + 4 = 8 किलोमीटर, isn't it? But what will happen to the displacement? अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट तो होता है क्या? स्टार्टिंग और एंडिंग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट क्या था? उसका घर। एंड भी क्या हुआ? उसका घर ही हुआ। जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर आप वहीं पे एंड करते हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपने स्टार्ट भी यहीं पे किया और एंड भी यहीं पे हुआ, यहाँ से शुरू यहाँ पे एंड किया। आपको इसमें कुछ लेंथ दिखाई दे रहा है? मैंने शुरू किया यहाँ से, मेरा एंड भी यहीं पे हुआ, क्या आपको इसमें कुछ लेंथ दिख रहा है? कि यहाँ से यहाँ तक भी एटलीस्ट होता तो मानती,
यहाँ से अगर यहाँ तक भी होता तो मैं मानती कि चलो कुछ एक तो है, बट ये स्टार्टिंग भी यहाँ पे, इसका एंडिंग भी यहाँ पे हुआ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज द एंड पॉइंट देन द डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी व्हाट? जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट and your end point is the same, then the displacement will become what? The displacement will become zero. So here we got another case, displacement zero भी हो सकती है अगर आपका starting point और end point दोनों क्या हुआ? same. Fine. So अब तक हमने distance और displacement के बारे में दो बातें जानी. Number one, distance क्या होता है? It is the total path covered by a moving object, whereas displacement is the shortest distance between the initial point and the end point of a moving object. Number two, distance, अब कहीं भी देख लो, अब हम और भी आगे कैलकुलेशंस करेंगे. Distance can never be zero, okay, and it cannot be negative. Distance का वैल्यू आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगा, but displacement you will get a negative value also sometime and you will get zero also. So zero का तो कंडीशन मैंने बता ही दिया आपको, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हुआ तो वो जीरो होगा. अब आते हैं नेगेटिव के बारे में कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होती है. टू नो दैट, जहां से हम शुरू करते हैं, हम जिस पॉइंट से शुरू करते हैं मूव करना, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन. The point from which an object starts moving, that point is known as origin. Okay? Origin से अगर आप राइट की तरफ मूव करो, ओके, origin से अगर आप राइट की तरफ मूव करो, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है वो क्या होती है? पॉजिटिव. फाइन. और ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करो, ओरिजिन से आप किस तरफ मूव कर रहे हो? यू आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करो, तब आपका जो वैल्यू होती है वो होती है क्या? नेगेटिव. सो देयर इज वन कंडीशन where displacement can be positive and negative. If it is towards the right of the origin, it is positive. If it's towards the left of the origin, then it will be negative. Okay? So हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो बातें जानी. अब जो तीसरी बात है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? वो ये है कि जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है. योर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी and your displacement is a vector quantity. So बच्चों, in physics those quantities which can be measured, okay, those quantities which can be measured are known as physical quantity. Those quantities which can be measured are known as physical quantity. Physical quantities के दो पार्ट होते हैं. It is divided into two parts. One is known as scalar quantity, another one is known as vector quantity. So जिन physical quantities के सिर्फ values, that means values को हम यहाँ पे कहते हैं magnitude. Values को क्या कहते हैं हम? magnitude. So those physical quantities which have only magnitude are known as scalar quantity, and those physical quantities which have both the magnitude and direction are known as vector quantity. अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से अगर राइट की तरफ मूव किया तो वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट की तरफ मूव किया तो वो नेगेटिव होती है. तो एक डायरेक्शन बताया ना मैंने आपको, लेफ्ट राइट, इजंट इट? लेकिन क्या हमने ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट में कही कि आप लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है? नहीं. हमने सिर्फ बात की उसकी वैल्यू की कि कितना हो सकता है, 4, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 वट एवर. बट डिस्प्लेसमेंट में हमने तो नंबर तो बताइए कि इसका वैल्यू ये 4, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, प्लस हमने इसका डायरेक्शन भी बताया, लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी. सो इसलिए क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास वैल्यू भी है प्लस उसके पास डायरेक्शन भी है. सो इट बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी. बट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ये बन जाता है आपका क्या? स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो ये बन जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी.